हेलो एवरीवन। तो आई होप यू ऑल आर फाइन एंड वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी एक सीसेट फ्री बैच की सीरीज चल रही है और ये एक मैंने इकोनॉमिक्स की न्यू एक फ्री बैच स्टार्ट करा है जिसका आज हम लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। और ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए यूजफुल है। और इफ अगर यूट्यूब व्यूअर्स को अगर ये सेशन लाइव अटेंड करना हो तो वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए किसी भी लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं और वो डेली सुबह 11 बजे इकोनॉमिक्स की क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास और देखते हैं कि आज हम मतलब लास्ट कल मैंने आपको बोला था कि कि आप वॉशिंगटन कंसेंसस, बीजिंग कंसेंसस और ये सारी चीजें देख कर आई होप कि एक बार आप माइक म्यूट कर लेंगे या अभी तो आएगा। ठीक। और इफ अगर किसी भी यूट्यूब व्यूअर्स को कुछ भी ऐसा कल के लेक्चर के लिए डाउट है या कभी भी आगे वाले आने वाले लेक्चर्स के लिए डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, बाकी मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में रिजॉल्व करूंगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की हम क्लास। चलिए जहां से हमने छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ते हैं। हमने मार्केट इकोनॉमी देख लिया था और नॉन मार्केट इकोनॉमी भी देख लिया था। हम देखते हैं आज मिक्स्ड इकोनॉमी। व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमी? देखो, मैंने हमेशा बोला है कि कभी भी कोई भी अगर हमें सब्जेक्ट पढ़ना है या कोई भी हम अगर टॉपिक पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज दैट टॉपिक, इफ अगर है तो। तो ये माइक म्यूट कर लीजिए आप अपना, वरना फिर जाओ ना, उसको भी वहां पर रखो। मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मेरी थोड़ी यहाँ की राइटिंग को इग्नोर करिएगा क्योंकि मैं ये बोर्ड पे लिखता हूँ। मोबाइल से तो थोड़ा सा वो इशू हो जाता है, वरना इतनी गंदी राइटिंग नहीं है मेरी। चलिए ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी से आप सीधा समझ गए होंगे कि यानी कि देर इज समथिंग जो कि यानी कि कुछ दो चीजें मिक्स हैं। मिक्स का मतलब क्या होता है कि यानी कि हम कुछ एक क्वांटिटी किसी चीज की ले रहे हैं, दूसरी क्वांटिटी किसी चीज की ले रहे हैं और दोनों को मिक्स कर दे रहे हैं, है कि नहीं? अगर आप कहीं जूस कॉर्नर पे जाओ तो जूस के अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स कर देता है तो आपको प्योर जूस थोड़ी देता है। तो सेम यानी कि मिक्स है। लेकिन इकोनॉमी में क्या मिक्स है? अब इसमें ना तो यहाँ पे जूस मिक्स है ना ही इसमें वाटर मिक्स है, तो देन व्हाट इज मिक्स्ड इन इट? तो अगर बताया जाए तो ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी का सिस्टम था वो लेट 1930s में आपको मार्केट इकोनॉमीज में देखने को मिलेगा, जो कि नॉन मार्केट इकोनॉमी के ही कुछ चीजें आपको इसमें देखने को मिलती हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो उस टाइम पे जो 1930 का जो डिप्रेशन आया था, जो कि मैंने हल्का बहुत आपको रिव्यू दिया था कल, 1930 के डिप्रेशन से निकलने के लिए ये एक प्रैक्टिस करी गई मिक्स्ड इकोनॉमी की, यानी कि दो चीजें इसके अंदर लागू करी गई। मतलब अब वो क्या है कैसा नहीं वो मैं भी आपको बताऊंगा। और सबसे पहले जिस कंट्री ने इस सिस्टम को अनाउंस करा था, मान लीजिए कि आपसे कोई क्वेश्चन बन जाता है कि मिक्स्ड इकोनॉमी अप्लाई करने वाली कौन सी फर्स्ट कंट्री थी, तो अगर देखेंगे तो फ्रांस वो कंट्री थी जिसने इस सिस्टम को सबसे पहले अनाउंस करा था, जो कि 1944 से 1945 के बीच में उसने ये करना स्टार्ट करा। अभी मैं बताऊंगा कि ये होता क्या है एक्चुअल में, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ी सी जनरल डिटेल दे देता हूँ ना कि कैसे क्या है क्या नहीं। तो फ्रांस वो कंट्री था जिसने इस सिस्टम को सबसे पहले अनाउंस करा अपने वहां लागू करने के लिए, ताकि वो मतलब इसी के अकॉर्डिंग अपनी नेशनल प्लानिंग कर सके, यानी कि जो आगे जितनी भी नेशनल प्लानिंग होगी वो इस मिक्स्ड इकोनॉमी के बेसिस पे ही कर सके। ओके, नेशनल बाहर फेंक उसको। प्लानिंग। ओके, तो ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें और क्या ये जो सिस्टम है इसको स्ट्रेंथन करा गया है। मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो मिड 1980s तक ये काफी अपने आप में मॉडिफाई हो गया था मिक्स्ड इकोनॉमी। बट इसके अंदर ऐसे क्या क्या चीजें हैं जो कि होती हैं? तो अगर देखा जाए तो कुछ रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड बैंक की, जो कि हेल्प करती हैं इसको समझने में या इसको बेस्ट मॉडल बताती हैं इकोनॉमिक सिस्टम का, तो मैं वो आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर ऐसे ऐसे क्या फीचर हैं। अच्छा यार, प्लीज आप लोग माइक ऑफ कर लीजिए ना, अदरवाइज मेरे को वो
म्यूट करना पड़ेगा तो वो ज्यादा सही नहीं है। हाँ एग्जैक्टली exactly, क्योंकि मैं म्यूट फिर सबको करना पड़ जाएगा एक ही बार में, तो इसलिए आई होप यू अंडरस्टैंड कि आप अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा, थोड़ा सा इशू होता है फिर बीच में ब्रेक आ जाता है। देखो वर्ल्ड बैंक ने, अब हम थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना, अगर देख रहे हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी की चीजों को समझ रहे हैं कि कैसे कैसे क्या होता है मिक्स इकोनॉमी। अभी ये मत सोचना भारत में कौन सी इकोनॉमी है वो, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, पहले जो टॉपिक पढ़ रहे हैं पहले उसको उस पे ध्यान देना है, बाकी चीजों को ध्यान ही नहीं देना है। ठीक, पहले सिर्फ उसी पे फोकस करो। अब जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी, तो वर्ल्ड बैंक ने ये एक्सेप्ट करा कि स्टेट इंटरवेंशन की काफी ज्यादा जरूरत है इकोनॉमी के अंदर, यानी कि ये जो फीचर है ये हमने कहाँ पढ़ा, मतलब ये ध्यान रखो, अभी हम पीछे दो चीजें पढ़ के आए थे लेक्चर वन में, कि मार्केट इकोनॉमी क्या होती है और नॉन मार्केट इकोनॉमी क्या होती है और कैसे कैसे क्या होता है, मतलब थोड़ा बहुत प्रोज कौन सा हमने पढ़ा। तो स्टेट इंटरवेंशन किसके अंदर में था, यानी कि स्टेट इंटरवेंशन यानी कि जो सरकार है, सरकार का आपको क्या देखने को मिल रहा था, पूरी तरीके से रोल देखने को मिल रहा था। एक, मतलब काफी सारी चीजों को वो टैकल कर रही थी। ठीक, नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह को, तो ये जो फीचर था मार्केट इकोनॉमी में से हमने लिया है। तो वर्ल्ड बैंक ने बोला कि हमको एक स्टेट इंटरवेंशन, यानी कि कोई एक ऐसी पावर इंटरवीन करे मार्केट के अंदर में, जिससे कि क्या हो सके, एक मतलब अगर देखा जाए तो एक चीजों को हम बेहतर वे में लेके चल सकें। ठीक, तो यानी कि इसके अंदर वर्ल्ड बैंक ने स्टेट इंटरवेंशन को एक वो बोला कि हाँ स्टेट इंटरवेंशन होना चाहिए। इंटरवेंशन, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना, ये लिखा थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है लिखने में, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, फिर वर्ल्ड बैंक ने एक और चीज बोली कि हमको कुछ जो कमियां थी मार्केट और नॉन मार्केट इकोनॉमी की, उनको थोड़ा सा सुधार करके इसमें अप्लाई करना चाहिए। ठीक, मतलब कुल मिला के ये है कि जो स्टेट है और जो मार्केट है, हम दोनों को मिक्स करके हम क्यों ना एक ऐसा, कि हम सोशियो इकोनॉमिक नीड्स के अकॉर्डिंग चीजों को एक मोड, मतलब सिंपल कुल मिला के ये है कि हमें सोशियो इकोनॉमिक नीड्स को फुलफिल करना है, चाहे हम मार्केट इकोनॉमी से कुछ भी लें चाहे हम नॉन मार्केट इकोनॉमी से कुछ भी लें, सोशियो इकोनॉमिक नीड्स को हमें पूरा करना है, यानी कि सोसाइटी लेवल पे ये जो पीपल हैं, सोशियो इकोनॉमिक नीड्स हमें लोगों की पूरी करनी है, भले से आप वहां से कोई भी एक मॉडल ले रहे हैं, नॉन मार्केट इकोनॉमी से या मार्केट इकोनॉमी में से। ठीक, अब मेन चीफ करेक्टरिस्टिक क्या है इस मिक्स्ड इकोनॉमी की, चलो ये तो हमारे तरीके हो गए कि हाँ हमने ऐसे ऐसे ये सारी चीजें लेंगे, लेकिन अब इससे हमें फायदा क्या होगा, व्हाट इज द, मतलब जस्ट लाइक कि करेक्टरिस्टिक ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, ये इससे क्या फायदा होता है। देखो सबसे पहली बात जो फायदा होता है वो ये है कि स्टेट और जो प्राइवेट सेक्टर है वो दोनों रोल प्ले करते हैं। अगर आप भारत की बात करें, भारत के अंदर सरकार और जो प्राइवेट सेक्टर है दोनों अपना एक अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं। ये नहीं कि सरकार ने कल को किसी को रोक दिया कि अरे नहीं आपको यहाँ पे कंपनी नहीं लगानी, आप ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। तो यानी कि स्टेट प्लस प्राइवेट दोनों का रोल आपको देखने को मिलता है, प्राइवेट का। ठीक, सबसे बड़ा ये एक करेक्टरिस्टिक है। सेकंड करेक्टरिस्टिक मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो सारे रोल भी प्ले करता है, वेयर इनविजिबल हैंड कैन वर्क प्रॉपरली, प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ द प्राइवेट गुड्स is the best example in this case, but state is not prohibited from playing this role। मतलब कुल मिला के ये देखो कि प्राइवेट सेक्टर उस हद तक का भी रोल प्ले करता है, जो कि मतलब ठीक है वो, मतलब जस्ट लाइक ऐसा समझ लो कि जिन चीजों में जो गवर्नमेंट है वो भी चीजों को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर अपने आप को उसमें काफी अच्छे से इंडल्ज कर लेता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट उस काम को नहीं कर सकती है, स्टेट भी कर सकता है उस काम को, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छी तरीके से वो सारी चीजों को एक बेहतर वे में लेके चल लेता है, चाहे वो अपना प्रॉफिट बनाने के लिए कर रहा है या चाहे वो कुछ भी कर रहा है, बट हाँ वो करता है एक तरीके से। ठीक, तो ये वाली चीज हो गई। ओके, प्राइवेट सेक्टर डाल दो, प्लेज इम्पोर्टेंट रोल, प्राइवेट सेक्टर ऐसे करके। अब अगर देखा जाए कि जो रोल प्ले, दोज रोल विच प्राइवेट सेक्टर विल नॉट बी मोटिवेटेड टू प्ले ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनी प्रॉफिट एलिमेंट should be better taken by the state, taken care by the state, supply of the public good is the best example in this case।
बट प्राइवेट सेक्टर इज फ्री टू प्ले दिस रोल ऑल्सो। इनकी कुल मिला के सीधा सीधा बात यह है कि अगर प्राइवेट सेक्टर कई बार मतलब चीजों को मतलब मान लीजिए कि हर एक चीज प्राइवेट सेक्टर भी नहीं करता है, कुछ चीजें स्टेट सेक्टर भी करता है। स्टेट सेक्टर कैसे? कि जैसे पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, तो वो लोगों तक हर एक चीज को पहुंचाता है, चाहे वो राशन हो चाहे कैसे भी हो, ठीक। तो यानी कि स्टेट वो सारे काम करता है जो कई बार प्राइवेट सेक्टर भी नहीं कर सकता है, यानी कि लोगों तक गुड्स को पहुंचाना, मतलब सामान वगैरह को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सरकार ये काम कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर भी ये काम कर सकता है, ठीक। तो यानी कि दोनों एक अपना जो रोल है ना वो बखूबी निभा रहे हैं, यानी कि पब्लिक तक गुड्स पहुंच रहे हैं, डजेंट मैटर कि कौन पहुंचा रहा है, बट हाँ अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट इज प्लेइंग रोल इन दिस। तो यानी कि दोनों अपनी जगह, मतलब चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है चाहे गवर्नमेंट है, दोनों अपनी जगह चीजों को एक बेहतर वे में लेकर चल रहे हैं, ठीक। और इसके अलावा क्या चीज आती है कि जो इकोनॉमिक रोल्स हैं जो कि प्ले करे जाते हैं स्टेट या प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, मैं पहले ही बता चुका हूँ, स्टेट का मतलब यहाँ पे सिर्फ वो नहीं है कि आपका यहाँ पे राज्य से है, राज्य नहीं है, स्टेट का मतलब एक नेशन भी होता है ना। तो इफ अगर देखेंगे तो जो इकोनॉमिक रोल की प्ले करे जाते हैं, चाहे वो स्टेट और प्राइवेट सेक्टर हो, मे नॉट रिमेन फिक्स्ड फॉर ऑल, may not remain fixed for all times to come and may get modified as per the need of the time। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी एक रोल प्ले करा जा रहा है स्टेट या प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, तो वो ऐसा नहीं है कि वो एक तरीके से फिक्स कर दिया गया है। इट इज फ्लेक्सिबल, मतलब कि मतलब जरूरत के अनुसार अगर कोई एक स्टेप या कोई एक काम को अगर मॉडिफाई करना पड़ा तो हम उसको मॉडिफाई भी करेंगे, ठीक। तो यानी कि ये एक फ्लेक्सिबल टाइप से, जैसे कि क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है ना, उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसको हम अमेंड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्राइवेट के रोल को या गवर्नमेंट के रोल को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। आप इंडिया में ही देखो ना, इंडिया का ही पर्सपेक्टिव में देख लो, ऐसा थोड़ी है कि एक चीज फिक्स कर देगी है। हमने 1991 में एलपीजी रिफॉर्म करके हमने चीजों को बदला है कि नहीं बदला है, ठीक। अब जैसे कुछ चीज होती हैं कि मार्केट में कंपटीशन बना के रखना, मार्केट में टैक्स बना के रखना, ये सारी चीजें, वो सारी चीजें कौन करेगा, वो सारी चीजें करेगा स्टेट, यानी कि टैक्स वगैरह रूल्स एंड रेगुलेशन ये वो। अब आप बोलेंगे कि सर वो कंपटीशन, अरे आपको पता नहीं है क्या, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वो क्या करता है। मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है, वो अपना प्रोडक्ट सबसे लो पे बेचने लगे सिर्फ मार्केट को कैप्चर करने के लिए, ठीक। अभी हुआ था ना, गूगल के ऊपर 1500 करोड़ रुपए का आई थिंक हमारे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने वो लगाया था, अच्छा फाइन। कि वो क्या करता है, अगर आप कोई भी मोबाइल लेके आओ तो मोबाइल में उसके ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऐप मिलते हैं गूगल के, अधिकतर जितने भी हैं, मतलब चाहे वो आजकल तो वो हर एक चीज का ऐप बनाने लग गया है, ठीक। हर एक ऐप मिलेगा, तो वो किसी को आने ही नहीं देता है, ठीक। अगर कोई एक कंपनी दूसरी भी आने लगे इस तरीके के ऐप लेके, मतलब गूगल भी तो एक कंपनी ही है ना, उसके उसके आपको अलग अलग ऐप सारे मिल जाएंगे आपके मोबाइल में ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड, ठीक। तो वहां पे वो कंपटीशन वगैरह में दिक्कत करता है, तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, और टैक्सेशन को लगाने के लिए हमारे यहाँ गवर्नमेंट है। तो ये सारी चीजें कौन रेगुलेट करेगा, स्टेट। तो ये एक मिक्स्ड इकोनॉमी का थोड़ा सा करेक्टरिस्टिक है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। चलिए ठीक है, इफ अगर किसी को डाउट हो तो वो प्लीज पूछ लीजिएगा। नाउ वी आर मूविंग टू द वॉशिंगटन कंसेंसस। भाई प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए। बार बार इफ अगर आपको कुछ ऐसा डाउट है तो प्लीज आप उस टाइम पे पूछ लीजिए, लेकिन आप इस तरीके से बीच में माइक मत ऑन करिए बार बार। मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ इफ अगर कुछ ऐसे डाउट है तो प्लीज आप जरूर पूछिए, लेकिन ऐसा डिस्टरबेंस हो रहा है वॉइस में। चलिए, वॉशिंगटन कंसेंसस। वॉशिंगटन कंसेंसस ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, देखो चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन है, मजा आएगा अच्छे से, ये मॉनेटरी वगैरह ये सारी चीजें पढ़ेंगे, बट ये भी चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीजें नहीं पढ़ोगे तो फिर कैसे होगा। ये लेक्चर आपको दोबारा रिपीटेटिव मोड पे जरूर देखना है।
तभी ये चीजें समझ में आएंगी, वरना मैं तो अभी सीधा जाके बैंकिंग वगैरह ये वो खत्म करके मस्त आपका एंटरटेनमेंट करता उसमें। लेकिन ये चीज कौन पढ़ेगा? वॉशिंगटन कंसेंसस। देखो कंसेंसस से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कंसेंसस यानी कि किसी चीज को लेके एक सहमति बनी है। यानी कि वॉशिंगटन वो जगह है जहां पर किसी चीज को लेके सहमति बनी है। सिंपल मीनिंग इज दैट। लेकिन वो जो सहमति बनी है वो किस चीज को लेके बनी है? नाउ वी आर रीडिंग दैट कि हम वो जो एक लोगों के बीच में जो एक सहमति बनी किसी भी चीज को लेके, या लोग एग्री हुए किसी चीज को लेके, तो वो क्या चीज है? क्योंकि अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो मेरे को सीधा समझ में आ रहा है वॉशिंगटन जगह यानी कि अमेरिका के अंदर कंसेंसस हुआ, यानी कि किसी भी चीज को लेके एग्रीमेंट हुआ और दोनों एग्री हुए, कोई भी पर्सन थे वहां पे जैसे भी था। तो अब वो किस चीज को लेके एग्री हुए, क्या था क्या नहीं, वो हम देखते हैं। ये एक रिफॉर्म है पॉलिसी पैकेज का जो कि सजेस्ट करा गया था आईएमएफ के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि आईएमएफ के द्वारा ये सजेस्ट करा गया था। आईएमएफ के द्वारा ये सजेस्ट करा गया था। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी के द्वारा एक डेवलपिंग कंट्रीज को जो कि इकोनॉमिक क्राइसिस को झेल रही हैं। यानी कि ये मॉडल किसके द्वारा सजेस्ट करा गया? ये आईएमएफ, डब्ल्यूबी, और डब्ल्यूबी यानी कि वो जो वर्ल्ड बैंक है, और यूएस का एक डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी है, डीटी लिख देता हूँ। ये मॉडल उनको सजेस्ट करा गया जो कि इकोनॉमिक क्राइसिस को झेल रही हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस को, जो कि इकोनॉमिक क्राइसिस को झेल रही हैं। यानी कि वो किस तरीके से अपने आप को बाहर निकाल सकती हैं। तो ये जो जितने भी इंस्टीट्यूशन है जो कि वेस्ट हैं वॉशिंगटन में थे, जो पॉलिसी का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, इसी को हम वॉशिंगटन कंसेंसस दिया बोला जाता है। और ये दिया किसके द्वारा गया था? वो यूएस इकोनॉमिस्ट जॉन विलियमसन, जॉन विलियमसन, जॉन विलियमसन, जॉन विलियम, WILLIAMSON, जॉन विलियमसन। ठीक, ये ध्यान रख लेना, जॉन विलियमसन के द्वारा जो 10 पॉइंट रिफॉर्म थे। अब इसके अंदर में रिफॉर्म क्या बताए गए? देखो अब रिफॉर्म की भी तो बात करी गई होगी ना। तो रिफॉर्म क्या क्या बताए गए, सबसे पहले हम देखते हैं कि फिस्कल डिसिप्लिन लाने की जरूरत है। यानी कि इफ अगर आप किसी एक इंसान को भी देखो तो जब तक उसकी लाइफ में डिसिप्लिन ही नहीं है, डिसिप्लिन ही नहीं है, तो वो कैसे चीजों को आगे लेके चल सकता है? तो सेम यानी कि बोला गया है कि सबसे पहले आप अपने वहां फिस्कल डिसिप्लिन लेकर आओ। फिस्कल फिस्कल पॉलिसी क्या होता है? जो कि गवर्नमेंट के द्वारा स्पेंडिंग करी जाती है। तो डिसिप्लिन का मतलब ये है कि भाई अगर आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो सही सही ठीक ठीक देख के इन्वेस्ट करो ना। मतलब कुछ स्कीम स्टार्ट कर रहे हो, ये कुछ कर रहे हो, ये थोड़ी अंधाधुंध आपने पैसे उसे इधर उधर बांट दिए हैं या कुछ भी स्टार्ट कर दिया है, सिर्फ ऐसा नहीं होता है। मतलब जैसे आप खुद देखो अपनी लाइफ में, आप डिसिप्लिन नहीं है, मान लीजिए कि आपके पास पैसे आ रहे हो और आपके पास कोई हिसाब ही नहीं है किसी चीज का, और आप इधर उधर पैसे उड़ा दे रहे हैं, लेकिन बाद में आपको पता चलता है अरे यार वो तो मैंने गलती कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो यानी कि आपके पास एक डिसिप्लिन, एक बेहतर वे में, स्ट्रक्चराइज्ड वे में चीजें होनी चाहिए। तो सेम इनके लिए बोला गया, जो इकोनॉमिक क्राइसिस झेल रही हैं डेवलपिंग कंट्रीज, उनके लिए ये पॉइंट सजेस्ट करे गए थे कि भाई आपको पहले फिस्कल डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। सेकंड आपको क्या है? A redirection of a public expenditure priorities toward fields offering both high economic returns and the potential to improve economic income distribution such as primary healthcare, primary education and infrastructure। मीन्स कि आपको क्या करना है कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर की प्रायोरिटीज को आपको सेट करना पड़ेगा भाई, कि आपको सबसे ज्यादा मतलब कुल मिला के ये है कि आपको प्रायोरिटीज सेट करनी है। अब प्रायोरिटीज कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बट एक बार लिख दूं ताकि आपको पता रहे कि हाँ ये वाला पॉइंट किस चीज, यानी कि आपको प्रायोरिटीज दिखनी है ना, कि किस जगह आपको कैसे क्या इन्वेस्ट करना है। ठीक, यानी कि आप जो अभी तक पब्लिक एक्सपेंडिचर आप लोगों के लिए कर रहे थे तो उसका थोड़ा सा रिडायरेक्ट करिए, आप इंप्रूव करिए लोगों का इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। आप उनकी प्राइमरी हेल्थ केयर देखिए, आप उनका एजुकेशन देखिए, आप उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए कैसा है। तो ये सारी चीजों पे आपको क्या रखना है, अपनी प्रायोरिटी रखनी है कि यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है। अब थर्ड चीज क्या है कि आपको अपने वहां पे टैक्स रिफॉर्म लाने चाहिए। टैक्स रिफॉर्म, ये सारे पॉइंट्स उसमें काम आ सकते हैं आपके किस में, मेंस में। ठीक, अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन इस तरीके पूछ लिया जाता है
कि आप किस तरीके से किसी एक इकोनॉमिक क्राइसिस वाली कंट्री को कैसे बाहर निकाल सकते हैं। तो सिंपल आप बोल सकते हैं ना कि आप अपनी ओपिनियन भी नहीं देंगे, आप सीधा लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द वॉशिंगटन कंसेंसस ये चीजें बताई गई थी, अगर हम इन चीजों को फॉलो करें तो हम ये कर सकते हैं। तो इस तरीके से ना अभी दो कन्वेंशन ऑन पढ़ेंगे। तो यानी कि इसमें बताया गया तीसरा पॉइंट कि टैक्स रिफॉर्म करो, यानी कि जो बर्डन है लोगों के ऊपर टैक्स का उसको कम करो ना। इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है, आप अभी डेवलपिंग फेज में हैं, तो आपको ये चीजें करनी चाहिए कि टैक्स रिफॉर्म करो, ताकि जो लोगों पे है वो एक बर्डन ना लगे पैसों का कि हाँ उनको इतने रुपए देने हैं। ठीक। थर्ड चीज, इंटरेस्ट रेट लिबरलाइजेशन, यानी कि थोड़ा सा लिबरलाइजेशन रखो ना जो इंटरेस्ट रेट वगैरह है। ठीक। जो भी आपके वहां पे इंटरेस्ट रेट है, ठीक, जो भी आपने एक फिक्स कर रखा है उसके अंदर में क्या रखो, उसके अंदर में एक लिबरलाइजेशन रखो। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी करे जा रहे हैं और लोग उस चीज को दे नहीं पा रहे हैं। तो मान लो यार कोई एक बिस्किट का मैंने पैकेट का 100 रुपए रख दिया, अब कोई उसको ले ही नहीं रहा है, तो मैं उसका क्या फायदा उसको 100 रुपए रखने का ना, है कि नहीं, बेचारों पे बर्डन और पड़ेगा। अब जिसको वो अगर खाना है, जिसको खाने की आदत है, तो वो 100 रुपए कहीं ना कहीं से मतलब अपने ऊपर उधार वगैरह करके वो उस बिस्किट को लेगा। तो यानी कि उसके ऊपर डेट बढ़ता रहेगा, बर्डन बढ़ता रहेगा। तो ये सारी चीजों में आपको रिफॉर्म करना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट, आपको क्या करना चाहिए कि एक कॉम्पिटिटिव एक्सचेंज रेट लाना चाहिए। एक्सचेंज रेट क्या होता है, जैसे ये डॉलर वगैरह ये सारी चीजें हम डिसाइड करते हैं, ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे ना, अभी ये तो सिर्फ हम अभी देख रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या सजेशन दिया। ठीक। क्योंकि ये तो एक पूरा का पूरा चैप्टर है शेयर मार्केट वगैरह इन सब पे। तो एक कॉम्पिटिटिव एक्सचेंज रेट लेके आना है, एक्सचेंज रेट, एक कॉम्पिटिटिव एक्सचेंज रेट। ठीक। एक्सचेंज रेट कैसे काम करता है ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम, क्योंकि दो तरीके के एक्सचेंज रेट हैं, फिक्स और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। और एक और कौन सा है बताओ दूसरा। नेक्स्ट, ट्रेड में लिबरलाइजेशन लाना चाहिए, जैसे हम लेके आए थे 1991 में, ट्रेड में लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन लाना चाहिए। ठीक। सेवेंथ की लिबरलाइजेशन आना चाहिए आपका एफडीआई में। एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी आपको लिबरलाइजेशन लाने की जरूरत है। एफडीआई, एफपीआई, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ध्यान रखना। ये सिर्फ अभी वॉशिंगटन कंसेंसस की मैं करेक्ट वो बता रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए निकलने के लिए। ठीक। तो ये तो एक अपने आप में खुद चैप्टर्स हैं। वो कर प्लीज। दिया। ठीक। नेक्स्ट, प्राइवेटाइजेशन आपको करना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन आपको करना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन। ठीक। उसके अलावा आपको डीरेगुलेशन करना चाहिए, यानी कि जो बैरियर्स हैं जो कि कंपनी को, मतलब वो नहीं बोलते थे हम एक अरे यार वो कौन सा राज बोलते हैं उसको, जिसमें काफी ज्यादा पेपर वर्क वगैरह लगता है, ये सारी चीजें। ठीक। तो यानी कि डी रेगुलेशन आपको करना चाहिए चीजों का, ताकि कोई भी एक पर्सन इजीली एंटर कर पाए और एग्जिट ले पाए मार्केट से, यानी कि कंपनी ओपन कर रहा है ये सारी चीजें। ठीक। लास्ट पॉइंट है, प्रॉपर्टी राइट्स को सिक्योर करके रखना चाहिए, प्रॉपर्टी राइट को सिक्योर करके रखना चाहिए, प्रॉपर्टी राइट्स को। तो यानी कि वॉशिंगटन कंसेंसस ने 10 पॉइंट सजेस्ट करे उन इकोनॉमीज के लिए जो कि काफी ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस झेल रही हैं, खासकर डेवलपिंग। तो क्या क्या उसने बोला कि भाई फिस्कल डिसिप्लिन करो, ये हमने अभी देख लिया, फिस्कल डिसिप्लिन करो, प्रायोरिटीज सेट करो, टैक्स में रिफॉर्म करो, इंटरेस्ट रेट को आप लिबरलाइज करो थोड़ा सा। ठीक। और फिर आप क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज रेट को आप क्या करना है, एक्सचेंज रेट को आपको कॉम्पिटिटिव बनाना है, ट्रेड में लिबरलाइजेशन लाना है, एफडीआई में लिबरलाइजेशन लेके आओ, प्राइवेट में प्राइवेटाइजेशन करो, डीरेगुलेशन करो चीजों का, जिससे कि कोई भी एक बैरियर ना रहे एंट्री और एग्जिट करने पे मार्केट में, किसी भी एक पर्सन के द्वारा या कोई भी कंपनी के द्वारा प्रॉपर्टी राइट्स को आपको सिक्योर करके रखना है। तो ये सारे पॉइंट किसके द्वारा सजेस्ट करेंगे, ये सारे पॉइंट करेंगे वॉशिंगटन कंसेंसस के द्वारा। ठीक। चलिए, इसी तरीके से एक बीजिंग कंसेंसस है, उसने भी चीजों को बताया। अब बीजिंग कंसेंसस ने, लेकिन अगर देखा जाए तो चलो इसमें हल्का सा मैं बताता हूँ। ठीक। मतलब कुल मिला के अगर देखो तो वॉशिंगटन कंसेंसस को हम तीन चीजों को लेके बोल सकते हैं। ठीक। यानी कि
इसने सिंपल एक चीज अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो इसने यानी कि मतलब वॉशिंगटन कंसेंसस ने इसने अधिकतर जोर दिया एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। यानी कि जो एक चीज निकल के आई वो इस वॉशिंगटन कंसेंसस से निकल के आई डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कि इफ अगर आपको चीजों को अच्छे लेके चलना है तो आप ये तीन चीजें करो। तो यानी कि एलपीजी का जो कंसेप्ट है वो वॉशिंगटन कंसेंसस वाले पॉइंट्स में आपको सीधा सीधा देखने को मिल रहा है। और यही चीज का अरे फॉलो अप करा बिल्कुल गया तो कब? भाई जी। चीज का फॉलो अप कब करा गया? 1991 में, जिस टाइम पे हमारे यहाँ क्राइसिस आए थे ना, हमने क्या करा? हमने क्या कर दिया? 1991 में बस एलपीजी কখন रिफॉर्म আসবে लेके आए। বললো? ठीक। और उसके बाद কটায় আসবে? ये अभी माइक किसका ओपन है प्लीज बताना। না আসবে। रिमूव करना सही नहीं, देखो आप ये इंटेंशनली कर रहे हैं फिर जो भी है माइक को ऑन, क्योंकि अगर मैं एक बार म्यूट कर दे रहा हूँ तो यानी कि इसके बाद अनम्यूट आप कर रहे हैं, तो आप इंटेंशनली कर रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तब आप बता दीजिए, वरना फिर वो रिमूव वाली वो चीजें मैं करना नहीं चाहता हूँ। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। क्योंकि इफ अगर मैंने वो माइक म्यूट करा है और आप अनम्यूट कर रहे हैं देन इट इज इंटेंशनल। बट इफ अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा पूछिए, नो इशू। बट थोड़ा सा ऐसे डिस्टरबेंस होता है if अगर आप ऐसे बीच में माइक ऑन करते हैं बार बार तो। चलिए ठीक है, कैरी फॉरवर्ड करते हैं एलपीजी। यानी कि कुल मिला के सीधा हमको वहां से सीधा पता चल रहा है वॉशिंगटन कंसेंसस से कि एलपीजी वगैरह के बारे में बता रहा है। तो ये हमने चीजें 1991 में काफी अच्छे से देखी। और एक्सपर्ट ने ये भी बिलीव करा कि यूएस सब प्राइम क्राइसिस आए थे 2008 में, जो कि ग्रेट रिसेशन बोला जाता है वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज में। ठीक। were rooted in the ideas promoted by the Washington Consensus. Post-recession period has seen a clear erosion of faith in market and a rising sentiments in favor of state intervention in the economy, rising faith in the idea of development state। देखो, अब कोई चीज आई है तो उसको कुछ ना कुछ ड्रॉबैक भी देखने को मिलेगा, है कि नहीं यार? आप हर एक इंसान को खुश नहीं कर सकते इस दुनिया में, है कि नहीं? तो सेम वही चीज कि चलो ये एलपीजी वाली चीजें इसने बताई, ठीक है, ये सारी चीजें पता चली। लेकिन लोगों का मानना ये भी है कि 2008 में दोबारा से सब प्राइम क्राइसिस आए थे ना वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज में, यानी कि पूरी तरीके से इकोनॉमी ठप हो गई थी। लेकिन इसके पीछे क्या रीजन था क्या नहीं था वो हम आगे बाद में देख लेंगे, वो बाद में बताऊंगा मैं आपको। लेकिन सिंपल इतना सा समझो कि 2008 में एक यूएस में सब प्राइम क्राइसिस आ गया था। ये जो जितनी भी इंश्योरेंस वगैरह कंपनी है इन सब में, मतलब ये थोड़ी सी कहानी लंबी है, ये एकदम पूरा बताना पड़ेगा आपको, लेकिन मैं सोच रहा हूँ यहाँ ना बता के मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो कहानी क्या है क्या नहीं। लेकिन सिंपल इतना समझ लो कि सब प्राइम क्राइसिस आया इन द सेंस कि ग्रेट रिसेशन आ गया था इकोनॉमीज में। जितनी भी ये वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज थी अधिकतर उन सब में, तो बोला गया कि ये सिर्फ इस वजह से आया है क्योंकि इन कंट्रीज ने वॉशिंगटन कंसेंसस को क्या करा, वॉशिंगटन कंसेंसस को फॉलो कर लिया, वॉशिंगटन कंसेंसस को प्रमोट करा अपने वहां। तो इसलिए लोगों का जो फेथ था वो मार्केट से निकल गया, मतलब धीरे धीरे कम होने लगा, और उन्होंने सोचा कि स्टेट के इंटरवेंशन की बहुत ज्यादा जरूरत है इकोनॉमी के अंदर। स्टेट इंटरवेंशन यानी कि गवर्नमेंट एक तरीके से स्टेट को इंटरवीन करने की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। यानी कि देखो, एलपीजी हमने बोला, वॉशिंगटन कंसेंसस से एलपीजी आया, एलपीजी आया कि यानी कि प्राइवेट सेक्टर काफी अच्छी तरीके से आने लगा। तो अब सब प्राइम क्राइसिस आ गए वहां पे यूएस में और डेवलप्ड कंट्रीज में काफी सारी, बट वो धीरे धीरे टैकल हो गए, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने लोगों ने बोला कि प्राइवेटाइजेशन वगैरह ये सारी चीजें हमने वॉशिंगटन कंसेंसस की काफी ज्यादा फॉलो करी, जिसकी वजह से ये सब प्राइम क्राइसिस आया। तो अब हमें स्टेट इंटरवेंशन की जरूरत है। ठीक, सिंपल इतना सा ध्यान रख लो। नाउ वी आर मूविंग टू द बीजिंग कंसेंसस। बीजिंग यानी कि ऑब्वियसली बात है कि ये कोई कंसेंसस हुआ होगा चाइना वगैरह में। बीजिंग तो है ही चाइना में ना। बीजिंग कंसेंसस, अरे सॉरी स्पेलिंग गलत कैसे हो गई? बी JING, बीजिंग कंसेंसस, कंसेंसस, बीजिंग कंसेंसस। ओके, अब इसमें देखते हैं। देखो, इकोनॉमिक राइज हुआ चाइना का मिड 1980s में, और उसके
आपको उसकी यहाँ पे इंट्रोडक्शन की ऐसा कुछ जरूरत है नहीं। ठीक। 1980s में इसका क्या हुआ, चाइना का राइज हुआ। अब उसके अंदर कुछ कॉन्शियस डेवलपमेंटल मॉडल भी आए जो कि काफी लोगों के द्वारा सजेस्ट करे गए, और बाद में एक 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 चीज पे सहमति बनी जो कि हमारा था बीजिंग कंसेंसस। और वो दिया किसके द्वारा गया था, जोसुआ कोपर रेमो, कोपर रेनो के द्वारा। इसका नाम लिख देता हूँ, देखो यूपीएससी में तो ऐसे नहीं पूछते हैं, लेकिन अगर कभी वनडे टाइप एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक। जोशुआ कोपर, कूपर या कोपर जो भी आप बोलो, कूपर रेमो, REMO। 2004 में ये दिया गया था इनके द्वारा, बीजिंग कंसेंसस का जो एक मॉडल था, जिसको हम चाइनीज मिक्स, चाइनीज मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चाइनीज मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी। इसका मतलब क्या होता है, जो कि फॉलो करा गया था किसके द्वारा, डेंग ज़ियाओपिंग के द्वारा 1976 से, जो कि अभी तक भी चल रहा है। ये जो मॉडल है ये बिलीव करता है कि ये ऑल्टरनेटिव है किसका, वॉशिंगटन कंसेंसस का। यानी कि इट इज अ ऑल्टरनेटिव ऑफ वॉशिंगटन कंसेंसस, या आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये एंटी वॉशिंगटन कंसेंसस है, यानी कि एंटी वॉशिंगटन, WC लिख देता हूँ, वॉशिंगटन कंसेंसस। ठीक। ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। और अगर देखा जाए तो इसके अंदर में अलग अलग तरीके सजेस्ट करे गए, बट इसके तीन मेन पिलर क्या थे जिसमें इन्होंने चीजों को सजेस्ट करा इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए। थ्री मेन पिलर्स मैं आपको बताता हूँ। इसके थ्री मेन पिलर क्या थे, सबसे पहला जो पिलर था कि कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटेशन एंड इनोवेशन। यानी कि आप अपनी इकोनॉमी में लगातार मतलब एक कांस्टेंट वे में लगा, एक कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटेशन एंड इनोवेशन। यानी कि ऐसा नहीं कि आप ये जो लगातार अपने वहां पे एक्सपेरिमेंटेशन इनोवेशन करते रहते हैं वो सारी चीजें मत करिए, एक कांस्टेंट वे में आप चीजों को लेके चलिए। ठीक। कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटेशन एंड इनोवेशन। ठीक। ये पहला पिलर था इस वॉशिंगटन कंसेंसस का। सेकंड पिलर क्या था कि पीसफुल डिस्ट्रीब्यूटिव ग्रोथ विद ग्रेजुअल रिफॉर्म। यानी कि एक बेहतर वे में आप डिस्ट्रीब्यूटिव ग्रोथ लेके चलिए, थोड़े थोड़े हल्के हल्के रिफॉर्म के साथ। ऐसे नहीं कि आप एक ही दिन में सब कुछ बदल देंगे। कई बार क्या होता है, एस्पिरेंट जब पॉलिटी पढ़ लेते हैं ना, उनको लगता है अरे मैं तो सिस्टम में जाके ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन धीरे धीरे समझ में आता है कि अरे भाई सिस्टम में घुसना इतना अभी आसान नहीं है। और इफ अगर आप सिस्टम में घुस भी गए तो चेंज करना इतना आसान है ही नहीं, क्योंकि आपके ऊपर तमाम बैठे हैं ना। तो सेम कि आप एक पीसफुल डिस्ट्रीब्यूटिव ग्रोथ लेके चलिए, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव डीजे लिख देता हूं, डिस्ट्रीब्यूटिव ग्रोथ लेके चलिए एक ग्रेजुअल रिफॉर्म्स के साथ, ग्रेजुअल रिफॉर्म्स के साथ। ये नहीं कि आप एकदम से एक ही दिन में पता नहीं क्या से क्या कर देंगे। इसका तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यानी कि तीन मेन पिलर थे, दो मेन पिलर हो गए, तीसरा है कि सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड इंक्लूजन ऑफ सेलेक्टिव फॉरेन आइडियाज। ये नहीं कि आप किसी के भी, मतलब वही बात है ना कि यूपीएससी एस्पिरेंट तमाम हर एक की बात सुन रहे हैं, ये टॉपर ने ये बोल दिया, इसने ये बोल दिया, डेली उनकी स्ट्रेटेजी चेंज हो रही है, डेली स्ट्रेटेजी चेंज हो रही है। एट लास्ट पता चलता है वो स्ट्रेटेजी चेंज करने पे उन्होंने पूरा साल निकाल दिया, पढ़ा तो कुछ है ही नहीं। ठीक। तो भाई अगर आपको जिसकी भी स्ट्रेटेजी शेयर करनी हो तो प्लीज आप एक सिलेक्शन करिए ना ग्रुप का, कि हाँ मेरे को इसके आइडियाज अच्छे लगते हैं, मैं इसको फॉलो करूंगा या करूंगी। तो सेम इन दिस इकोनॉमी, कि आप अपने आप का खुद सेल्फ डिटर्मिनेशन करिए ना भाई, कि आप कितने सक्षम हैं। उसी के अनुसार जितने भी फॉरेन आइडियाज हैं उनको सेलेक्ट करिए, क्या वो आपकी इकोनॉमीज में अच्छी तरीके से एप्लीकेबल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। क्योंकि ये सेम चीज आप दूसरे एग्जांपल से भी समझ सकते हो। क्या सेल्फ डिटर्मिनेशन वाली, क्या जैसे काफी बार काफी लोग पूछते हैं कि सर कितने घंटे पढ़ना बेहतर होता है। ठीक। ये मैक्सिमम का क्वेश्चन रहता है, लेकिन मैं हमेशा उनको ये बोलता हूँ भाई आप अपने आप को सेल्फ डिटरमाइन करो ना, सेल्फ एनालिसिस करो कि आप कितने घंटे पढ़ सकते हो। मैं अगर आपको किसी को बोल दूं कि 12 घंटे पढ़ लो, क्या 12 घंटे पढ़ना आपके लिए लगातार पॉसिबल हो सकता है? नहीं भाई, दिन में कुछ और काम भी आ जाते हैं, या मैं आपको बोल दूं 15 घंटे पढ़ना है, तो आप अपने अनुसार चीजें करेंगे ना। आप मान लीजिए 15 घंटे में जो चीज पढ़ पा रहे हैं आप 5 घंटे में उन चीजों को याद रख पा रहे हैं, तो यू हैव टू सेल्फ एनालाइज योर सेल्फ कि आप कैसे क्या करेंगे। तो दीज आर द थ्री मेन पिलर्स ऑफ बीजिंग कंसेंसस, कि कांस्टेंट आपको एक्सपेरिमेंटेशन एंड इनोवेशन करना है, सेकंड की पीसफुल डिस्ट्रीब्यूटिव ग्रोथ रखनी है ग्रेजुअल रिफॉर्म के साथ, तीसरा
कि सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड इंक्लूजन लेके चलना है सेलेक्टिव फॉरेन आइडियाज को। ये नहीं कि आप किसी का भी कुछ भी समझ में आया कुछ भी अप्लाई कर दिए, ऐसे नहीं होता है इकोनॉमी में। ओके, अब ये जो मॉडल है इसको बहुत ज्यादा अटेंशन कब मिली, जिस टाइम पे ग्रेट रिसेशन चल रहा था वेस्टर्न इकोनॉमीज में, और चाइना एक स्टिल डायनेमिक वे में अच्छी तरीके से प्रोग्रेस कर रही थी। तो उस समय लोगों का इसके इस वाले कंसेंसस पे ध्यान गया कि अरे यार, चाइना को तो कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। वही है ना, लोग दूसरों के दुख सुख से ज्यादा दुखी है ना, अपने दुख से इतना उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। वो ये देख के ज्यादा दुखी है कि सामने वाला सुखी कैसा हो सकता है। तो फिर वही लोगों ने देखा कि भाई ये चाइना इतना कैसे खुश चल रहा है, चाइना इतना कैसा डायनेमिक वे में चीजों को लेके चल रहा है, हम पे तो सब पे इतनी ज्यादा दिक्कतें हो गई। तो फिर लोगों का इसने ध्यान खींचा। ठीक, लेकिन एक्सपर्ट ने एक और चीज बोली कि भाई जो चीज चाइना के लिए वर्क कर रही है क्या वो तुम्हारे लिए भी वर्क कर सकती है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। ठीक, ये तो वही बात होगी जो कि बीजिंग कंसेंसस के द्वारा भी क्या बोला गया था, तीसरा पॉइंट, कि भाई आपका जो आइडियाज है वो सिलेक्टिव रहने चाहिए। अब आपने किसी को देखा उसके चीजें फॉलो कर दी, एस्पिरेंट किसी एक एयर, मान लीजिए किसी एक एयर वन को देख लिया, फिर उसके बाद किसी एक एयर को देख लिया, यानी कि जैसे जैसे जिसको देखे जा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग चीजें चेंज हो रही हैं। तो एक्सपर्ट ने भी बोला भाई जो चीज चाइना के लिए काम कर रही है वो आपके लिए काम नहीं कर सकती, इसके पीछे भी काफी सारी चीजें मैटर करती हैं। ओके, तो इस चीज को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओके ठीक है, आगे चलते हैं। 2010 तक, लगभग 2010 के आसपास की बात है, ये जो मॉडल है ये डेवलपिंग कंट्रीज में काफी ज्यादा मतलब प्रचलित हो गया था एक तरीके से। ठीक, लेकिन चाइनीज ग्रोथ में भी थोड़ा सा डाउन टर्म देखना पड़ा। तो वही है ना, जहां पे कि देखो, लोग आपका अच्छे टाइम में साथ होते हैं, बुरे टाइम में साथ नहीं होते, सिंपल वही। जिस टाइम पे चाइना में ग्रोथ अच्छी चल रही थी तो लोगों ने देखा, लेकिन जैसे ही चाइना में हल्का सा रिसेशन या हल्का सा कुछ आया तो लोगों को लगने लगा नहीं यार इसको फॉलो नहीं करना चाहिए, ये वो करके। ठीक, तो लोग जैसे ही आपको देखते हैं कि हाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपके साथ आ जाएंगे, लेकिन देखेंगे अरे अभी तो ये प्रिपरेशन में ये वो कर रहा है, तो लोग आपका साथ छोड़ देते हैं, वो आपको ताने मारते हैं, ये सारी चीजें। सेम विद द चाइना, थोड़ा सा लगा कि हाँ 2010 के आसपास हल्का सा रिसेशन सा आया, तो लोगों ने सोचा नहीं यार इसको भी हम ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो फिर उन्होंने दूसरा मॉडल देखा, बट हाँ थोड़ा बहुत इंक्लिनेशन रहा, और उन्होंने प्रोटेक्शनिज्म को थोड़ा सा फेवर करा। प्रोटेक्शनिज्म को फॉलो करने लगे। प्रोटेक्शनिज्म कुछ नहीं कि अपनी मार्केट को बचा के रखो, बाहरी लोगों से ज्यादा उनको अपने अंदर में घुसने ना दो, तभी आपकी इकोनॉमी खराब होती है। तो धीरे धीरे वो फिर दोबारा यूएस और यूके की तरफ मुड़ने लगे, जो काफी लोग थे, इंक्लिनेशन हो गया मतलब। ठीक, चलिए, नेक्स्ट आता है सेंटियागो कंसेंसस। अच्छा, एक बात बताइए, 11:45 हो गए हैं, कैरी फॉरवर्ड करना है? कभी आपको लगे कि सर हम बोर हो रहे हैं, देखो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक, इसमें थोड़ा सा लगेगा, मैं खुद बोल रहा हूँ, बट आगे जितने भी चैप्टर्स हैं वो बहुत जरूरी है। देखो भाई, यूपीएससी निकालना है तो हमें मजा नहीं चाहिए ना हर एक चैप्टर में, कुछ चैप्टर को थोड़ा सा वैसे भी पढ़ना पड़ेगा। चलो ठीक है, बट हाँ ये लास्ट है थ्योरेटिकल, अगर देखा जाए तो बाकी अच्छे से मजा आएगा। ये लास्ट है सेंटियागो कंसेंसस, इसके बाद हम नेशनल इकोनॉमी पढ़ेंगे। सेंटियागो कंसेंसस, सेंटियागो कंसेंसस, ये एक ऑल्टरनेटिव है किसका, वॉशिंगटन कंसेंसस का। ये किसके द्वारा रखा गया आइडिया, ये रखा गया वर्ल्ड बैंक ग्रुप के, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, जेम्स डी वोल्फेनशोन। किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कौन थे, जेम्स डी वुल्फेनशोन, और WOLFENSOHN। देखो पूछता तो कोई नहीं है ऐसे नाम, लेकिन कभी पूछ लिया जाए तो देख लेना, जेम्स डी वुल्फेनसोन ने ये रखा। ठीक, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए है ये सारी चीज, आपको पता है। ये जो इस आइडिया का कोर मॉडल क्या है, मतलब कुल मिला के ये जो सैंटियागो कंसेंसस है इसका एक तरीके से कोर एक आइडिया क्या है, कोर आइडिया इस मॉडल का ये है इंक्लूजन।
इंक्लूजन, इंक्लूजन, इंक्लूजन आप देखते हैं ना, आज भी हम लेके चलते हैं क्या, कि इंक्लूजन करना है हमें, फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है, ये वो करना है। इन्होंने बोला कि हम सिर्फ इकोनॉमिक टर्म्स में इंक्लूजन नहीं करेंगे, हम सोशल टर्म्स में भी इंक्लूजन करेंगे। सोशल यानी कि सबको लेके चलना है, कुल मिला के सिंपल ऐसा समझ लो यार, अगर समझना है तो, कि सबका साथ सबका विकास। हम इकोनॉमिक टर्म्स में नहीं, हम सोशल टर्म्स में भी, यानी कि सामाजिक स्तर पे भी लोगों का इंक्लूजन करेंगे। ऐसा नहीं कि किसी का हम बहिष्कार करेंगे, एक्सप्लॉइटेशन करेंगे सोशल लेवल पे। इकोनॉमिक लेवल पे तो आपने उसका इंक्लूजन कर लिया, वही सबका साथ सबका विकास वाली बात, ठीक। लेकिन सोशल टर्म्स पे कौन देखेगा? तो भाई इसमें इकोनॉमी के साथ साथ सोशल टर्म पे भी ध्यान दिया गया कि सबको एक साथ लेके चलो ना भाई, इंक्लूड करके लेके चलो, इंक्लूजन करो, लोगों का मिलाओ सबको एक साथ। ये इसी वजह से इस मॉडल को सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल भी कहा जाता है। कौन सा मॉडल कहा जाता है? सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि ये दोनों चीजों का विकास करता है, सोशल लेवल पे भी और इकोनॉमिक लेवल पे भी। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल बोला गया है इसको, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल। भाई देखो, राइटिंग के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरे को ये मोबाइल में लिखना पड़ रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा इशू हो जाता है, ठीक। तो ये एक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल है, और इसके अंदर कुछ लोकल करेक्टरिस्टिक्स भी हैं, तो इसी वजह से इसको क्या देखा गया कि ये थोड़ा थोड़ा सिमिलर है बीजिंग कंसेंसस की तरफ, बट इसके अंदर एक्स्ट्रा एडिशन है सोशल वाली। यानी कि कुल मिला के इसमें बीजिंग कंसेंसस वाली ही चीजें हैं, बट इसके अंदर बस एक एक्स्ट्रा चीज क्या है, वो है सोशल एंगल। सोशल एंगल यानी कि लोगों के लिए एक अलग से इसके अंदर इंटरवेंशन या उनके लिए चीजों को सोचा गया। फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है, मतलब अगर देखा जाए तो ये इंस्पायर्ड करा इसने वर्ल्ड गवर्नमेंट्स को कि वो फोकस करें अपने यहाँ इंक्लूसिव सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ पे, ठीक। और अगर भारत में देखेंगे, ये हमने देखा कि जो गवर्नमेंट ने लॉन्च करा थर्ड जनरेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म 2002 में, जिसका मेन एम क्या था? रिफॉर्म्स इंक्लूसिव हो जो कि नेचर में, यानी कि भारत में ये सारी चीजें आपको देखने को मिली। मतलब कुल मिला के ये समझो कि इसमें थोड़ा सा बस किस चीज पे ध्यान दिया गया, सोशल डेवलपमेंट पे, ठीक। चलिए, अब हम आगे चलते हैं, ये सारी चीजें हमारी हो गई हैं खत्म। ओके, नाउ ये हमारी चीजें सारी हो गई हैं फिनिश। नाउ वी हम कहाँ मूव करेंगे? नेशनल इनकम पे। मेरे हिसाब से नेशनल इनकम का मैं आपको थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ये चीज आप कल पढ़ के आना। नेशनल इनकम यानी कि एक तरीके से, यार आप अगर कहीं पे वर्क कर रहे हैं, चाहे वो आप गवर्नमेंट में है चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में है, डजेंट मैटर, तो आपकी एक कुछ इनकम होती है। आप कहीं पे गए, मान लीजिए कि आप एन आईएएस ऑफिसर, आप वर्क कर रहे हैं, तो आपका 60,000 रुपीज आपको सैलरी मिलती है। 60,000 रुपये आपको सैलरी मिलेंगी, तो वो क्या है? आपकी इनकम है। आपने कहीं पे काम करा, ठीक, आप गवर्नमेंट के अंदर में काम करें, आपको 60,000 मिले। अब वही भारत की भी तो एक कुछ इनकम होगी ना। अब हम तो अपने छोटे लेवल पे अपनी इनकम को कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन भारत का हिस्सा है 140 करोड़ लोग, और 140 करोड़ लोगों के द्वारा करे जाने वाली एक्टिविटीज। अब उसके थ्रू हम किस तरीके से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा? तो इसी के अंदर हम कल पढ़ेंगे क्या, कि सर जीडीपी क्या होता है, जीडीपी, जीडीपी, एनडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, फैक्टर कॉस्ट, ये नहीं होता फैक्टर कॉस्ट, मार्केट कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट, लिखा क्यों नहीं जा रहा? चलो ठीक है, समझ तो आ रहा होगा जो मैं बोल रहा हूँ, फैक्टर कॉस्ट, ये मार्केट कॉस्ट, ठीक, कांस्टेंट प्राइस, करंट प्राइस, ये सारी चीजें देखेंगे। तो आई होप कि आप कल के लेक्चर के लिए थोड़ा सा अगर पढ़ना चाहें तो रमेश सिंह मैं फॉलो कर रहा हूँ, वहां से आप सीधा थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, या जहां कहीं से भी, या जिस किसी बुक को भी आप फॉलो कर रहे हैं आप उसको फॉलो कर लीजिए। मैं आपको पूरा अच्छे तरीके से कल इसको हम डिस्कशन करेंगे इन सारी चीजों पे। ओके, इफ अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है, एज सच कुछ भी पूछना, तो प्लीज मेरे को बता सकते हैं। क्योंकि अगर मैं अभी नेशनल इनकम स्टार्ट कर दूंगा तो बीच में आधा अधूरा रह जाएगा, तो इससे बढ़िया है कि कल ही चीजों को करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ आई होंगी। इफ अगर कुछ भी ऐसा डाउट है तो प्लीज मेरे को बताइएगा।
और जितने भी यूट्यूब व्यूअर्स हैं मैं उनको बोलना चाहूंगा कि इफ अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मैं उस डाउट को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा। और प्लीज आप अगर देखना चाहें तो कल के नेक्स्ट लेक्चर की भी ये सारी चीजें खुद अगर थोड़ा सा एक बार रिवाइज करके बैठेंगे तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा, वरना तो कोई दिक्कत नहीं। और रमेश सिंह मैं बुक फॉलो कर रहा हूँ, ठीक। तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, यही आप लोगों की फीस है और कुछ फीस नहीं है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।